नमस्कार दोस्तों, कही अनकही कहानियों में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी हुई कहानी पिंजर। जब मैं पढ़ाई समाप्त कर चुका तो मेरे पिता ने मुझे वैद्यक सिखानी चाहिए और इस काम के लिए एक अनुभवी गुरु को नियुक्त किया। मेरा ये नवीन गुरु न केवल देशी वैद्यक में चतुर था बल्कि डॉक्टरी भी जानता था। उसने मनुष्य के शरीर की बनावट समझाने के लिए एक मनुष्य का ढांचा अर्थात हड्डियों का एक पिंजर मंगवा दिया और उसे उस कमरे में रखा गया जहां मैं पढ़ता था। सब जानते हैं कि मुर्दा विशेषतः हड्डियों के पिंजर से कितना अधिक भय लगता है। मुझको भी डर लगता था और मैं कभी उस कमरे में अकेला नहीं जाता था। यदि कभी जाना भी पड़ता तो उसकी ओर आंख तक उठाकर न देखता। मेरा एक सहपाठी था जो बहुत निर्भय था। वह कभी उस पिंजर से भयभीत न होता और कहता, इस पिंजर की सामर्थ्य ही क्या है जिससे किसी जीवित व्यक्ति को हानि पहुंच सके। अभी हड्डियां हैं, कुछ दिनों पश्चात मिट्टी हो जाएंगी। किंतु मैं कभी सहमत न हुआ और यही कहता रहा कि आत्मा इन हड्डियों से विलग हो गई है। तब भी वह समय असमय पर आकर अपने पुराने मकान को देख जाया करती हैं। मेरा ये विचार अनोखा या असंभव प्रतीत होता था, किंतु मेरा विचार सत्य था और सत्य निकला। कुछ दिनों पहले की घटना है कि एक रात मुझे उस कमरे में सोना पड़ा। मेरे लिए ये नई बात थी, अतः नींद न आई और मैं काफी समय तक करवटें बदलता रहा। धीरे धीरे मेरे विचार पिंजर की ओर परिवर्तित होने आरंभ हुए। मैं हृदय में सोच रहा था कि भगवान जाने ये हड्डियां अपने जीवन में क्या कुछ न रही होंगी। सहसा मुझे ऐसा ज्ञात हुआ जैसे कोई अनोखी वस्तु मेरे पलंग के चारों ओर अंधेरे में फिर रही है। फिर लंबी सांसों की ध्वनि, जैसे कोई दुखित व्यक्ति सांस लेता है, मेरे कानों में आई। पांवों की आहट भी सुनाई दी। मैंने सोचा ये मेरा भ्रम है, किंतु पांव की आहट फिर सुनाई दी। इस पर मैंने भ्रम निवारण हेतु उच्च स्वर में पूछा, कौन है? यह सुनकर वह अपरिचित शक्ल मेरे समीप आई और बोली, मैं हूं, मैं अपने पिंजर को देखने आई हूं। मैंने विचार किया कि मेरा कोई परिचित मुझसे हंसी कर रहा है, इसलिए मैंने कहा, यह कौन सा समय है पिंजर देखने का? ध्वनि आई, मुझे असमय से क्या अभिप्राय? मेरी वस्तु है, मैं जिस समय चाहूं देख सकती हूं। क्या तुम नहीं देखते? वे मेरी पसलियां हैं जिनमें वर्षों मेरा हृदय रहा है। मैं पूरे 26 वर्ष इस घोंसले में बंद रही जिसको अब तुम पिंजर कहते हो। यदि मैं अपने पुराने घर को देखने चली आई तो इसमें तुम्हें क्या बाधा? मैं डर गया और आत्मा को टालने के लिए कहने लगा, अच्छा तुम जाकर अपना पिंजर देख लो, मुझे नींद आती है, मैं सोता हूं। मैंने हृदय में निश्चय कर लिया कि जिस समय वो यहां से हटे मैं तुरंत भागकर बाहर चला जाऊंगा। किंतु वह टलने वाली न थी। कहने लगी, क्या तुम यहाँ अकेले सोते हो? अच्छा आओ कुछ बातें करें। उसका आग्रह मेरे लिए व्यर्थ की विपत्ति से कम न था। मृत्यु की रूपरेखा मेरी आंखों के सामने फिरने लगी, किंतु विविष्टता से उत्तर दिया, अच्छा तो बैठ जाओ और कोई मनोरंजक बात सुनाओ। आवाज आई, लो सुनो। 25 वर्ष बीते, मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य थी और मनुष्यों में बैठकर बातचीत किया करती थी, किंतु अब शमशान के शून्य स्थान में फिरती रहती हूँ। आज मेरी इच्छा है कि मैं फिर एक लंबे समय के पश्चात मनुष्यों से बातें करूं। मैं प्रसन्न हूं कि तुमने मेरी बातें सुनने पर सहमति प्रकट की है। क्यों, तुम बातें सुनना चाहते हो या नहीं? यह कहकर वह आगे की ओर आई और अपनी कथा सुनानी आरंभ कर दी। जब मैं मनुष्य के रूप में थी तो केवल एक व्यक्ति से डरती थी,
और वह व्यक्ति मेरे लिए मानो मृत्यु का देवता था। वह था मेरा पति। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मछली को कांटा लगाकर पानी से बाहर ले आया हो, उसी प्रकार वह व्यक्ति मुझको मेरे माता पिता के घर से बाहर ले आया था और मुझको वहां जाने न देता था। अच्छा था, विवाह के दूसरे महीने ही वह संसार से चल बसा। मैं हृदय में बहुत प्रसन्न थी कि कांटा निकल गया। अब मुझको अपने माता पिता से मिलने की आज्ञा मिल जाएगी, किंतु अभी मुझे मैके जाने की आज्ञा न मिली थी कि मेरा ससुर घर आया और मेरा मुख ध्यान से देखकर अपने आप कहने लगा। मुझको इसके हाथ और पांव के चिन्ह देखने से मालूम होता है कि यह लड़की डायन है। अपने ससुर के वे शब्द मुझको अब तक याद हैं। वे मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसके कुछ दिनों पश्चात मुझे अपने पिता के यहाँ जाने की आज्ञा मिल गई। पिता के घर जाने पर मुझे जो खुशी प्राप्त हुई वह वर्णन नहीं की जा सकती। मैं वहाँ प्रसन्नता से अपने यौवन के दिन व्यतीत करने लगी। मैंने उन दिनों अनेकों बार अपने विषय में कहते सुना कि मैं एक सुंदर युवती हूँ, परंतु तुम कहो तुम्हारी क्या सम्मति है। मैंने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें जीवित देखा नहीं, मैं कैसे सम्मति दे सकता हूं। जो कुछ तुमने कहा ठीक होगा। वह बोली, खेद है कि तुम मेरी वास्तविक मुस्कान का अनुमान इन हड्डियों के खुले मुखड़े से नहीं लगा सकते। मैं कैसे विश्वास दिलाऊं इन हड्डियों के चहुं ओर जो सौंदर्य था अब उसका नाम तक बाकी नहीं है। उसने आगे कहा, मेरे भाई ने निश्चय कर लिया था कि वह विवाह न करेगा और घर में मैं ही एक स्त्री थी। मैं संध्या समय अपने उद्यान में छाया वाले वृक्षों के नीचे बैठती और अपने सौंदर्य पर घमंड करती। मेरे भाई का एक मित्र सतीश कुमार था, जिसने डॉक्टरी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। वह हमारा भी घरेलू डॉक्टर था। उसने मुझको नहीं देखा था, परंतु मैंने उसको एक दिन देख लिया और उसकी सुंदरता ने मुझ पर विशेष प्रभाव डाला। मेरा भाई एकांत प्रिय था और साधु महात्माओं का सा जीवन बिताता था। सतीश कुमार हमारे यहाँ प्राय आता। जब मैं उद्यान में अकेली होती और पुष्पों से लदे हुए वृक्ष के नीचे बैठती, तो सतीश कुमार का ध्यान मेरे हृदय में और भी चुटकियां लेता। एक दिन वर्षा हो रही थी। मुझे कुछ बुखार था। उस समय डॉक्टर अर्थात मेरा प्रिय सतीश मुझे देखने के लिए आया। यह प्रथम अवसर था कि हम दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने देखा और देखते ही डॉक्टर मूर्ति समान स्थिर सा हो गया और मेरे भाई की मौजूदगी ने ही होश संभालने के लिए बाध्य किया। वह मेरी ओर संकेत करके बोला, मैं इनकी नब्ज देखना चाहता हूँ। मैंने धीरे से अपना हाथ दुशाले से निकाला। डॉक्टर ने मेरी नब्ज पर हाथ रखा। मैंने कभी न देखा था कि किसी डॉक्टर ने साधारण ज्वर के निरीक्षण में इतना विचार किया हो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कठिन परिश्रम के पश्चात उसने मेरे ज्वर को अनुभव किया, किंतु मेरा ज्वर देखते देखते वो स्वयं ही बीमार हो गए। वह बोली, कुछ दिनों परीक्षण करने से ज्ञात हुआ कि मेरे हृदय में डॉक्टर के अतिरिक्त और किसी नवयुवक का विचार तक नहीं। दर्पण देखकर मैं ऐसा अनुभव करती जैसे मेरे दो रूप हो गए हैं, अर्थात मैं स्वयं ही सतीश कुमार बन जाती और स्वयं ही अपने प्रतिबिंब को अपनी प्रेमिका समझकर उस पर तन मन न्यौछावर करती। थोड़े दिनों में ही सतीश कुमार का कारोबार बहुत बढ़ गया और उसने हमारे मकान के नीचे के भाग में अपनी डिस्पेंसरी खोल ली। जब उसे रोगियों से अवकाश मिलता तो मैं उसके पास जा बैठती और विभिन्न दवाइयों के नाम पूछती रहती।
इस प्रकार मुझे कुछ ऐसी दवाइयां भी ज्ञात हो गईं जो विषैली थी। सतीश कुमार से जो कुछ मैं मालूम करती वह बड़े प्रेम और नम्रता से बताया करता। इस प्रकार एक लंबा समय बीत गया और फिर मैंने अनुभव करना आरंभ किया कि डॉक्टर होश हवास खोए से रहता है और जब कभी मैं उसके सम्मुख जाती हूँ तो उसके मुख पर एक मुर्दनी सी छा जाती है। परंतु ऐसा क्यों होता है, इसका कोई कारण ज्ञात न हो सका। एक दिन डॉक्टर ने मेरे भाई से गाड़ी मांगी। मैं पास बैठी थी। मैंने भाई से पूछा, डॉक्टर रात में इस समय कहाँ जाएगा? मेरे भाई ने उत्तर दिया, तबाह होने को। मैंने अनुरोध किया कि मुझे अवश्य बताओ वह कहाँ जा रहा है। भाई ने कहा वह विवाह करने जा रहा है। यह सुनकर मुझ पर मूर्छा सी छा गई, किंतु मैंने अपने आप को संभाला और भाई से फिर पूछा, क्या वह सचमुच विवाह करने जा रहा है या मजाक करते हो? उसने उत्तर दिया, सत्य ही, आज डॉक्टर दुल्हन लाएगा। मैं वर्णन नहीं कर सकती कि यह बात मुझे कितनी कष्टप्रद अनुभव हुई। मैंने अपने हृदय से बार बार पूछा कि डॉक्टर ने मुझसे ये बात क्यों छिपा कर रखी? क्या मैं उसको रोकती कि विवाह मत करो? इन पुरुषों की बात का कोई विश्वास नहीं। मध्याह्न डॉक्टर रोगियों को देखकर डिस्पेंसरी में आया। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, क्या ये सत्य है कि आज आपका विवाह है? यह कहकर मैं बहुत हंसी और डॉक्टर ये देखकर कि मैं इस बात को हंसी में उड़ा रही हूँ, न केवल लज्जित हुआ बल्कि कुछ चिंतित सा हो गया। फिर मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, जब आपका विवाह हो जाएगा तो क्या आप फिर भी लोगों की नब्ज देखा करेंगे? खेद है कि आप डॉक्टर होकर किसी के हृदय का पता नहीं लगा सकते कि वह किस दशा में है। मेरे शब्द डॉक्टर के हृदय में तीर की भांति लगे, परंतु वह मौन रहा। लगन का मुहूर्त बहुत रात गए निश्चित हुआ था और बारात देर से जानी थी। अतः डॉक्टर और मीरा भाई प्रतिदिन की भांति शराब पीने बैठ गए। 11 बजने को थे। मैं उनके पास गई और कहा, डॉक्टर साहब, 11 बजने वाले हैं, आपको विवाह के लिए तैयार होना चाहिए। वह किसी सीमा तक चेतन हो गया था। बोला, अभी जाता हूँ। फिर वह मेरे भाई के साथ बातों में तल्लीन हो गया और मैंने अवसर पाकर विष की पुड़िया, जो मैंने दोपहर को डॉक्टर की अनुपस्थिति में उसकी अलमारी से निकाली थी, डॉक्टर के सामने रखे हुए शराब के गिलास में डाल दी। कुछ क्षणों के पश्चात डॉक्टर ने अपना गिलास खाली किया और दूल्हा बनने को चला गया। मेरा भाई भी उसके साथ चला गया। मैं अपने कमरे में गई, अपना नया बनारसी दुपट्टा ओढ़ा, मांग में सिंदूर भर पूरी सुहागन बनकर उद्यान में निकली, जहां प्रतिदिन संध्या समय बैठा करती थी। उस समय चांदनी छिटकी हुई थी और चमेली की सुगंध ने उद्यान को महका दिया था। मैंने पुड़िया की शेष दवा निकाली और मुंह में डालकर एक चुल्लू पानी पी लिया। थोड़ी देर में मेरे सिर में चक्कर आने लगे, आंखों में धुंधलापन छा गया। चांद का प्रकाश मध्यम होने लगा और पृथ्वी, आकाश, बेल, बूटे धीरे धीरे लुप्त होते हुए ज्ञात हुए और मैं एक मीठी नींद सो गई। 1.5 साल के पश्चात सुख स्वप्न से चौंकी तो मैंने क्या देखा कि 3 विद्यार्थी मेरी हड्डियों से डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और एक अध्यापक मेरी छाती की ओर बेंत से संकेत करके लड़कों को विभिन्न हड्डियों का नाम बता रहा है और कहता है, यहाँ हृदय रहता है जो विवाह और दुख के समय धड़का करता है और यह वह स्थान है जहाँ उठती जवानी के समय फूल निकलते हैं। अच्छा, अब मेरी कहानी समाप्त होती है।
मैं विदा होती हूँ, तुम सो जाओ।